वेलकम स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभ्रा सक्सेना, टीजीटी साइंस टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आज जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो हमारे पास होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी आपने दो लिक्विड को एक साथ मिक्स किया और उनका कलर चेंज हुआ, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन पता होने से पहले आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है। मान लीजिए मैंने एक पेड़ से पत्ता तोड़ा और वो पत्ते को जब तोड़ा गया तो क्या उससे कोई नई रिएक्शन बनी, कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो फिजिकल चेंज है। वहीं पे मैंने एक आलू लिया है, एक पोटैटो लिया है और उसे बॉईल किया है। अब बॉईल करने से पहले वो कच्चा था, रॉ था, बॉईल के बाद अब वो पक चुका है। यहाँ पे चेंजेस आए क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवैल्यूएशन इन गैसेस। डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शंस, इंडिकेटर्स जो हमें ये बताएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। जैसे कि सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ऐसा हो सकता है कि हीट इवॉल्व हो, ऐसा हो सकता है कि लाइट इवॉल्व हो या लाइट निकले, तो आपको पता चल पाएगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई गैस प्रोड्यूस हो जिसमें कि आपके पास इंडिकेटर आ सकता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है या चेंज इन कलर हो सकता है। इसके बाद जैसे कि साइन आपको देखने को मिलेंगे। 5 मेजर साइंस होते हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, स्मेल में कोई भी अगर आपको बदलाव देखने को मिलता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। वेपर्स अगर देखने को मिल रहा है आपको, धुआं मिल रहा है आपको देखने के लिए, एनर्जी का इनपुट या आउटपुट होना, या तो एनर्जी आ रही हो या एनर्जी जाए, या फिर आपका डिफ़िकल्ट टू रिवर्स और वो चीज़ वापस ना हो पाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। केमिकल इक्वेशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो केमिकल इक्वेशंस में आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो, जो कि है काइंड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो आपके पास ये वो प्रोसेस है जहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे, कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जो भी नया सब्सटेंस बनेगा हम उसे प्रोडक्ट कहेंगे और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा उस रिएक्शन में उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। आपके पास यहाँ पे लेटर एस, जी और एल रिप्रेजेंट करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट। कोई भी एलिमेंट जो S है विच मीन्स वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, जो G है वो गैशियस स्टेट में और जो L है वो लिक्विड स्टेट में होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन जब मिक्स हो रहे हैं तो आपके पास एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपके नंबर ऑफ फ्रंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद केमिकल इक्वेशंस में आपके पास, जैसा मैंने बताया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको क्या क्या बता रहे हैं, तो रिएक्टेंट का मीन्स है बिफोर अ केमिकल चेंज। आपके पास जो भी रिएक्शन होने वाली है उससे पहले जो भी चेंजेस आ रहे होंगे या उससे पहले हमारी एग्जिस्टेंस दो एलिमेंट की क्या रही है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद जो होता है प्रोसेस, उसमें एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है और उस नए सब्सटेंस जब वो क्रिएट होगा उससे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। इन दोनों प्रोसेस को मिला के हमारे पास बनता है केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फेजेस इनके शो हो सकते हैं कि मैंने H2O सॉलिड स्टेट में लिया था, मैंने हीट किया, दिस ट्राइंगल शोज अ सिंबल ऑफ हीट। यहाँ पे हीट करने से आपके पास H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, फिर और हीट किया तो अब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि अगर मैं H2O गैस की सॉलिड की बात कर रही हूँ तो आपके पास ये आइस है, आइस को हीट किया गया, मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को मेल्ट किया गया और लिक्विड को हीट एक्स्ट्रा करने से वो गैसियस स्टेट में आ गया। तो आपके पास यहाँ पे 3 फेजेस आते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज, जिसमें कि सॉलिड फेज में आपको ये बताया गया कि वो रिलेटिव रहेगा, रिजिडिटी इसके पास होगी और डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप उसके पास रहती है। जबकि मैं लिक्विड फेज की अगर बात करूं तो इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट इनकी एबिलिटी है शेप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका लास्ट है गैसियस फेज। गैसियस फेज में आपके पास ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही शेप है,
और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे हमारी ग्रेविटी को। अब इसके बाद हमारे पास अलग अलग सिंबल्स आते हैं जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्शन एक्चुअली किस तरफ हो रही है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। मान लीजिए आपका अगर यील्डिंग प्रोसेस में है तो रिएक्शन आगे की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों है तो वो रिवर्स रिएक्शन है, विच मीन्स वो इक्विलिब्रियम में प्रोसेस में भी हो सकती है और यहाँ पे रिएक्शन आपकी आगे भी जाएगी, प्रोडक्ट भी बनाएगी और प्रोडक्ट फिर फर्दर रिएक्टेंट की तरह काम करके डिसोशिएट प्रोसेस से फिर दोबारा रिएक्टेंट की तरफ आ सकता है। एस मीन्स कि यहाँ पे आपके पास सॉलिड स्टेट का रिएक्टेंट लिया जा रहा है। दिस डाउन एरो शोज कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट बना है वो प्रेसिपिटेट का है, उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं। द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इन अ लिक्विड एल शोज एन दिस रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट आर इन अ लिक्विड स्टेट। AQ मीन्स एन एक्वस सोल्यूशन। आपके पास यहाँ पे जो भी आपने डिसॉल्व किया होगा रिएक्टेंट वो एक्वस मीन्स हो गया कि आपने रिएक्टेंट वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद उसे आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया है। और G स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सिंबल्स हैं, एरो अगर अपवर्ड है तो आपके पास वहाँ पे प्रोडक्ट जो भी बना होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। अगर आपके पास एरो के ऊपर ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल हीट सिंबल शोज एन हीट। रिएक्टेंट जब होगा जब उसने हीट किया होगा टू ATM। ATM आपका स्टैंड्स होता है प्रेशर के लिए। तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर अगर आप उस रिएक्शन में कैरी आउट करवा रहे होंगे तब आपके पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है। तो ये कुछ साइन है जो कि ये बताते हैं कि आपके पास रिएक्शन किस तरीके से हो रही है और वो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशंस पे। जब भी हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है मीथेन ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं और अब यहाँ पे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्रिएट करा है। अब यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट ने मीथेन को और इजी बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने उसके सिंबल्स का यूज़ किया। पूरे प्रॉपर मीथेन लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट स्टूडेंट्स को सिंबल याद हो, तो स्टार्टिंग ही आपके पास इजी तरीके से होगी तो आपको बैलेंस इक्वेशन करने में आसानी रहेगी। इसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस आती हैं जिसमें कि हम लोगों को ये बताया जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इक्वेशंस में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपके पास Na है, आपके पास 2, यहाँ भी Na2 है, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और ये 2 हाइड्रोजन और आ चुके हैं, मतलब ये इनबैलेंस हो गई क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 4 हो चुके हैं। तो धीरे धीरे प्रोसेस से सेकंड स्टेप मेरा होगा कि मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी और अब यहाँ पे 2 लगाने से आपके पास हाइड्रोजन हो चुके हैं 4। यहाँ पे जो भी आपके एलिमेंट के आगे जो भी नंबर लगाया जाएगा वो होगा एज एन कोफिशिएंट, जबकि उसके जस्ट नीचे जो लगा हुआ होता है वो उसकी एटॉमिसिटी बता रहा होता है कि आपका वो एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस, आपको जब भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको हमेशा जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो भी बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस मिलेंगी वो हमेशा वर्ड्स में लिखी हुई होंगी। वर्ड्स में लिखी हुई होंगी, आपको उसे करेक्ट फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, उसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको सही बनाना होगा, तभी कहीं जाके आप उसके पर्टिकुलर कोफिशिएंट बना पाएंगे और वो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे बताया गया, जैसे मान लीजिए आपके पास H2 और Cl2 है और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनता है हमेशा HCl। अब क्योंकि ये अनबैलेंस है, आपको इजीली दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन है 1, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस्ड है, जिसमें कि रिएक्टेंट की साइड में आपके पास हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 1, क्लोरीन की तरफ रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट है आपके पास 1। वहीं पे जब मैं इसे बैलेंस करूंगी तो बैलेंस करने के लिए मुझे बस एक कोफिशिएंट लगाना होगा 2, जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट दोनों ही तरफ मल्टीपल होके डबल हो चुका होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस तो जान चुके हैं लेकिन वो है कितने तरीके की वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है आपके पास सिंथेसिस रिएक्शन, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें कि आपके पास सिंपली 2 रिएक्टेंट मिला के एक प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज मतलब कि आप तोड़ रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे ए बी ऑलरेडी गिवन है आपके पास, अब आप इसे रिएक्ट क्या हीट कराएंगे और ये 2 अलग अलग सब्सटेंसेस के पास 2 प्रोडक्ट आएंगे या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे, जबकि आपके पास प्रोडक्ट कितने थे, बस 1। इसके बाद आता है आपके पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो मोर रिएक्टिव होता है, मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो कि बहुत लाइट एंड वेट है और एक बहुत हैवी है। अब यहाँ पे जो A पार्ट है
ए पार्ट यही चाहेगा कि हमेशा मैं बैठना चाहूँ, सी को अपना फ्रेंड बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे सी क्या कर सकता है, वो अपने पास जितना भी लीस्ट रिएक्टिव जो पर्सन होगा वो उसे हटाएगा और मोस्ट रिएक्टिव उधर पहुँचेगा। तो आपके पास ए सी एक साथ आ सकते हैं और बी आपके पास अलग चला जाएगा, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाया उसके साथ, और बी ने उसके साथ फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर ली, तो वो मोस्ट रिएक्टिव हो गया। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का ही मतलब है कि वो अपनी जगह को वापस से एक्सचेंज कर रहे हैं, जबकि ए बी गिव्स सी डी, और दोनों एक साथ कंबाइन होकर आपके पास ए एक पॉजिटिव आयन था और डी एक नेगेटिव आयन था, दोनों ने एक साथ कंबाइन किया, अपनी प्लेस को एक्सचेंज किया। उसी तरीके से यहाँ पे सी पॉजिटिव था और बी नेगेटिव था और इन्होंने अपना एक रिएक्शन क्रिएट किया। इसी तरीके से न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सिंथेसिस रिएक्शन में जब हमने बात करी तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हुई थी। तो कॉम्बिनेशन में आपके पास CO2 + H2O गिव्स ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आपके पास 2H2O होना चाहिए, O2 होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2O के। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए सोडियम के, 2 क्लोरीन के, तब आपके पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे सोडियम क्लोराइड के। जर्नल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने सिंपली ये देखा कि 2 रिएक्टेंट हमेशा मिल रहे हैं जो कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट, जिसमें कि आपके पास जर्नल फॉर्मूला बनता है A + B गिव्स C। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास हमेशा चीज़ें जो ऑलरेडी कंबाइन थी उन्हें डिकम्पोज किया जाएगा, उन्हें तोड़ा जाएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इससे आपके पास जैसे इसे डिकम्पोज किया गया तो वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे वाटर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। तो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से नाइट्रोजन आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स निकले हैं और 3 मॉलिक्यूल्स आपके निकले हैं आयोडाइड के। इसका अगर जर्नल फॉर्मूले की बात की जाए तो आपके पास आता है AB गिव्स A + B। तो यहाँ पे आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन हुआ है, जिसमें कि आपने 2 अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है सिंगल एंड डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि आपके पास एग्जांपल है मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट का, जिसमें कि मैग्नीशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव था और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव था, इसलिए उसने सल्फेट के साथ अपने आप को एक्सचेंज किया और आपके पास जब ये रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे इसका जर्नल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आपके पास A + BC गिव्स AC + B। नेक्स्ट इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट आपस में अपनी जगहों को चेंज करेंगे और आपके पास जो फॉर्मेशन रहने वाली है वो A + B AB + CD से चेंज होके हो जाएगी AD + CD। नेक्स्ट इसके बाद प्रिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो इन जगहों पे होती है कि मैंने कहा कि आपके पास जो है लीस्ट रिएक्टिव अपनी जगह को हमेशा चेंज करेगा। जब लीस्ट रिएक्टिव अपनी जगहों को चेंज करेगा तो Mg आपके पास एल्यूमिनियम को एक्सचेंज करेगा और एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा उसकी जगह से। अब यहाँ पे यस ये काम होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो एक्टिव सीरीज में अगर हम देखें तो क्या कैल्शियम मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वहीं पे ही जब एक बार ये रिप्लेसमेंट हो चुका है MgCl2, अब अगर दोबारा से मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाऊँ तब क्या ये रिएक्टिविटी पॉसिबल है? तब भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आती हैं चीज़ें एक्टिव सीरीज़। अगर एक्टिव सीरीज़ की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि बताते हैं कि एक्टिव सीरीज़ किस तरीके से है। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एक्टिव सीरीज़ उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा आपके पास लिथियम, रुबेडियम, कैल्शियम, फिर फर्दर ऑन आगे लिखी हुई है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं हैलोजन रिएक्टिविटी की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपके पास अब लास्ट समरी जो हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ी है वो रही है कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैसी बनती हैं, एसिड एंड बेस रिएक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा,
जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने दो रिएक्टेंट को एक साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट क्रिएट करा था। उसी तरीके से सिंथेसिस रिएक्शन में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि कैसे एक रिएक्टेंट ही अपने आप को तोड़ के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्रिएट कर रहा था। तो अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अ रेस्पिरेशन कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस। नाम से पता चल रहा होगा एक्सो, एक्सो मीन्स एग्जिट, आपके यहाँ से हीट जो है वो निकल रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी। और वहीं पे अगर मैं बात करती एंडोथर्मिक की, तो एंडो मतलब आपकी जो हीट है उस रिएक्शन में आपको पहले देनी पड़ रही है, फिर कहीं जाके आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि जब भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब भी हम सांसें ले रहे हैं, तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से रिएक्शन बनाएंगे आप, उस रिएक्शन को फिर बताएंगे कि वहाँ पे हीट आप रिएक्टेंट की तरफ दे रहे हैं कि प्रोडक्ट की तरफ दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस, किस बेसिस पे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हमने इसमें एक लॉ पढ़ा था जिसमें आपको ये बताया गया था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही आपके इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन केमिकल व्हेन अ क्विकलाइन इज एडेड टू द वाटर फिल्ड इन अ बकेट। अब मान लीजिए आपने सुना होगा कि क्विकलाइन को पहले एज एन पेंट यूज किया जाता था, चूने को हम लोग पुताई के लिए यूज किया करते थे। तो यहाँ पे बकेट में उन्हें रखा जाता है, सबसे पहले उस कलई को भिगोया जाता है पानी में, और पानी में उसे भिगोने के बाद आपके पास वहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जब आप उसे बकेट में ऐड कर चुके होंगे वाटर, तो वहाँ पे टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आएंगे। वहाँ पे वो जो थर्मिक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है वो पता होना चाहिए आपको। और दूसरा वहाँ पे टेम्परेचर बकेट का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज वो पता होना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब है कि वहाँ पे हीट इंक्रीज हुई होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब है कि बकेट का टेम्परेचर गिर गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन की जब भी बात करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को एयर में जब भी बर्न किया जाता है तो उससे पहले उसे सैंड पेपर से अच्छे से रब किया जाता है। और उसे सैंड पेपर से रब करने का मतलब है कि वहाँ पे उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लीन अप करनी होगी, क्योंकि उस तरीके से वो बर्न करने में हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, करेक्ट एंड बैलेंस द रिएक्शन। आपको यहाँ पे इस रिएक्शन को सबसे पहले करेक्ट करना है, फिर करेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप इसे बैलेंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, what does the symbol AQ represent in the chemical equation। AQ से हमें याद था कि यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट है वो वाटर के अंदर मिक्स किया होता है, जिसकी वजह से अब वो एक्वस सोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। अब वो एक्वस सोल्यूशन हमारे पास केमिकल रिएक्शन में ही हुआ है, या एसिड सोल्यूशन अब उसे बोला जाएगा, या बेसिक सोल्यूशन बोला जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। धन्यवाद।